अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग द थर्ड चैप्टर ऑफ फोरेंसिक आइडेंटिटी। थैनाटोलॉजी और ऑटोप्सी हमने कर लिया है, विच वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन ब्लॉक 7। ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको एंड पे करें और मैं इसमें से सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें कराऊंगी जिनके चांस है कि वो एग्जाम में आ सकता है। इसमें से ना ऑस्पी में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। आइडेंटिफिकेशन के लिए वो आपको बोन दे दें, वो आपको कोई और स्पेसिमेन दे दें कि मेल और फीमेल में क्या इसकी आइडेंटिफिकेशन है और वो एक्सेट्रा, वो भी आगे हम पढ़ेंगे। बट रिटन के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 2-4 डेफिनेशंस हैं, बस वो कर ली जाए तो भी इनफ है। And I'll tell you side by side. First of all, we have the definition of forensic identity, which is not important. Identity का आपको पता है क्या होता है? किसी भी पर्सन की पहचान, चाहे वो जिंदा हो चाहे वो मुर्दा हो, ठीक है। कंप्लीट आइडेंटिटी क्या होती है? दिस इज द एब्सोल्यूट फिक्सेशन ऑफ द इंडिविजुअलिटी, यानी आपने पक्की बात आपको पता चल गई, आपने डिड्यूस कर लिया कि ये यही इसकी आइडेंटिटी है, तो वो कंप्लीट आइडेंटिटी होगी। लेकिन अगर आपको कुछ फैक्ट्स पता चले हैं और कुछ नहीं पता चले तो उसको आप कंप्लीट या एब्सोल्यूट आइडेंटिटी नहीं कहोगे, इनकम्प्लीट आइडेंटिटी कहोगे, ठीक है। लीगल आइडेंटिटी क्या होती है? Here is exact fixation of the body is impossible because he or she is unknown to the people around. Such cases are coded by a number or alphabetical letters or some other methods by the police that constitutes the legal identity. इसका मतलब ये है कि कुछ बॉडीज ऐसी होती हैं जिनमें आपको नहीं पता चलता कि वो किसकी बॉडी है। अब आप उसको कोई नाम तो दे नहीं सकते, तो हम उसको कुछ नंबर्स या अल्फ़ाबेट्स कोड के तौर पर असाइन कर देते हैं उस बॉडी को टू आइडेंटिफाई दैट, तो उसको हम कहते हैं लीगल आइडेंटिटी। कोर्ट मैनर्स में और पुलिस के है जब वो हैंड ओवर हो रही है बॉडी, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक हो गया। यही उसकी एग्जाम्पल भी दी हुई है। और आइडेंटिटी इज एसेंशियल टू बी एस्टैब्लिश्ड इन ऑल मेडिको लीगल एंड पोस्टमार्टम केसेस टू डिफरेंट। आपने कॉज आइडेंटिफाई किया, आपने केस को इधर उधर भेजना है, तो आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इवन फॉर अ डेड बॉडी एज वेल। अच्छा जी, उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ लिविंग पर्सन। लिविंग पर्सन में तो आप आइडेंटिफिकेशन करने के बहुत से मेथड्स हैं और उसमें ड्यूटी आ जाती है पुलिस की, ठीक है। डिफरेंट केसेस हैं। अगर सिविल केस में आपको आया है तो आप डिफरेंट उसमें तरीके हैं। लाइक सिविल केसेस में एग्जांपल्स आती हैं, स्कूल एडमिशन है, इनहेरिटेंस क्लेम है, डिस्प्यूटेड सेक्स है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलीजन है, मैरिज है, मिसिंग पर्सन है, डिस्प्यूटेड पैटर्निटी है। तो उसमें आप उसको आइडेंटिफाई करने के बहुत से मेथड्स हैं, ठीक है। क्रिमिनल केसेस में आपको सोल्जर्स मिल जाते हैं, क्रिमिनल्स मिल जाते हैं, ड्रग एडिक्ट्स मिल सकते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज मिल सकते हैं, तो उनकी आइडेंटिफिकेशन अलग तरीके से की जाती है, ठीक है। अच्छा जी, डेड पर्सन की जो हमारा कंसर्न है ना, उसकी आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, पुलिस की ड्यूटी होती है आइडेंटिफाई करना, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन इज डिफिकल्ट बट इंपॉर्टेंट इन क्राइम इन्वेस्टिगेशन इन डिकम्पोज बॉडी। डिफिकल्ट किन किन चीज़ों में होती है? यानी जो बॉडीज प्यूट्रीफैक्शन हो, फिर म्यूटिलेटेड बॉडीज़ यानी जिनके बॉडी पार्ट्स मिसिंग हो या जिनका डिसरप्शन हुई हो, डिसफिगरमेंट हुई हो उनकी, ठीक है। और स्केलेटल रिमेन्स की, यानी स्किन है ही नहीं, सारा स्केलेटन है, बहुत मुश्किल होता है उनकी आइडेंटिफिकेशन, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर डेड बॉडी की आइडेंटिफिकेशन रिक्वायर्ड है फॉर नॉन डेड बॉडी। आप उसके रिलेटिव से, उसके फ्रेंड से, जहाँ से आपको बॉडी मिली है, पूछताछ करके पता लगा सकते हैं। बट अननोन डेड बॉडी है तो फिर आपको दूसरे मेथड्स पे जाना पड़ेगा, जिसमें आप फिंगरप्रिंट्स से कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन अबाउट द एज, जेंडर एक्सेट्रा। ये जो टर्म है ना, कॉर्पस डेलिक्टाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। कॉर्पस डेलिक्टाई मीन्स एलिमेंट्स ऑफ एनी प्री डिफाइंड क्रिमिनल ऑफेंस सच एज अ मर्डर। Thus, in case of homicide, corpus delicti includes not only the dead body but also all other factors which are conclusive of death by foul play. Corpus delicti होता है कि लेट्स सपोज अगर किसी का मर्डर हुआ है तो उस मर्डर से रिलेटेड उस पर्सन के घर में, उसकी सराउंडिंग्स में आपको जो भी चीज़ मिलेगी ना, वो उसके मर्डर से रिलेटेड होगी। उसको, उन सारे एलिमेंट्स को हम कॉर्पस डेलिक्टाई कहते हैं, ठीक है। ठीक, अब उसमें एग्जांपल देख लेते हैं। बुलेट फाउंड एट द क्राइम साइट और इन द डेड बॉडी, अ पीस ऑफ ब्रोकन नाइफ एट द क्राइम साइट, अ ड्राइंग और इन अ फोटोग्राफ ऑफ द डिसीज्ड शोइंग फैटल इंजरीज, ऑल मे बी इंक्लूडेड इन कॉर्पस डेलिक्टाई। तो वो सारी चीज़ें दैट मे बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक टू द क्राइम, उसको हम कहते हैं कॉर्पस डेलिक्टाई, विच मे बी रिलेटेड टू द डेड बॉडी। क्योंकि यहाँ पर मर्डर हो गया तो डेड बॉडी की बात हो रही है, तो जो भी उस डेड बॉडी से रिलेट कराओ, उसके मर्डर से रिलेट कराओ, उसको मर्डर करने वाले से रिलेट कराओ, आपने हर उस चीज़ को कलेक्ट करना होता है और उसको हम कॉर्पस डेलिक्टाई कहते हैं, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, क्या क्या चीज़ें आपने कंसिडर करनी है फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आइडेंटिटी, बहुत जनरल है एंड इसको आप देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके बाद है जी मेथड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। 3 मेथड्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनके नाम भी पता होने चाहिए, इनका इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं। थर्ड पार्टी आइडेंटिफिकेशन, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। थर्ड पार्टी आइडेंटिफिकेशन होता है विच इज़ मोस्ट कॉमन, कि जो एक थर्ड पर्सन आइडेंटिफाई कर रहा हो कि ये क्या है। इट मे बी द मेडिकल एग्जामिनर, इट कैन बी द एग्जामिनी जो देख रहा है, एग्जामिन कर रहा है। थर्ड पार्टी में भी द रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, जो भी, कोई भी, यानी कि डेड बॉडी ने आपको खुद नहीं बताया और आपको खुद भी नहीं पता वो कौन है, तो जो भी कोई थर्ड पर्सन बताएगा वो सारे थर्ड पार्टी में आ जाएंगे, ठीक है।
अब इन थर्ड पार्टी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम आपने फॉलोइंग चीज़ें नोट करनी है, नेम, एड्रेस, आईडी कार्ड नंबर, रिलेशनशिप विद द एग्जामिनी, जो भी मतलब एग्जाम आपको बता रहा है कि ये बंदा ये है, उसका आपने रिलेशनशिप भी देखना है उसके साथ। इट इज़ यूज्ड इन मेडिको लीगल सर्टिफिकेट टू इस्टेब्लिश आइडेंटिटी ऑफ एग्जामिनी, ऑल्सो यूजफुल इन अटॉप्सी वर्क। पुलिस में भी द थर्ड पार्टी इन दिस केस बेल्ट नंबर और पेटी नंबर ऑफ कांस्टेबल इज नोटेड। अगर पुलिस को पता है कि वो बंदा कौन था और वो बता रहा है तो वो भी थर्ड पार्टी होगा। उस केस में आपने पुलिस वाले का जो भी पेटी नंबर होता है ना, उनका एक नंबर होता है, वो आपने लिखना होगा साथ, ठीक है। बाकी सबका आपने रिलेशनशिप, आईडी कार्ड नंबर और नेम और एड्रेस लिखना है, ठीक है। दिस इज द थर्ड पार्टी। उसके बाद है सब्जेक्टिव मेथड। जब थर्ड पार्टी अवेलेबल नहीं है, यानी कोई बंदा उसको नहीं जानता जो आपको बताए कि वो कौन था, तो फिर आपने सब्जेक्टिव मेथड अप्लाई करना है। सब्जेक्टिव मेथड क्या करता है, उसमें आपने खुद देखना होता है एज अ मेडिकल ऑफिसर। जब मेडिकल ऑफिसर अपनी राय देता है ना, तो वो सब्जेक्टिव राय दे रहा होता है, ठीक है। लाइक उसने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, उसकी बिलोंगिंग्स देखी, उसका एज, सॉरी मेडिकल ऑफिसर सब्जेक्टिव नहीं दे रहा होता, जो पुलिस है ना वो सब्जेक्टिव दे रही होती है थ्रू एज, सेक्स, वेट, स्टैचर, जिनको फिजिकल अपीयरेंस देख के आपको पता लगे इस एज का बंदा है, मेल है, फीमेल है, और इसकी ये बिलोंगिंग्स हैं और एक्सेट्रा, वो सारा कुछ सब्जेक्टिव में आ जाएगा। इसमें एनाटॉमिकल पैरामीटर्स आ सकते हैं, फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स आ सकते हैं, पैथोलॉजिकल पैरामीटर्स, जेनेटिक पैरामीटर्स, ये सारे सब्जेक्टिव में ही काउंट होंगे। अब इसको आपने एक बार पढ़ना है ताकि अगर ऑप्शंस में आए ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्जेक्टिव पैरामीटर, तो आप पता कर लें। जैसे शेप ऑफ बॉडी है, प्राइमरी कैरेक्टर्स एट बर्थ, इसका आम पब्लिक को भी पता होता है, तो ये सारी चीज़ें से एक आम बंदा भी आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये बंदा कौन हो सकता है। नाम के अलावा सिर्फ नाम आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, एज, जेंडर, रिलीजन, आपका कंट्री, आपका प्लेस, सिटी, एरिया, ये सारा कुछ आपकी आइडेंटिफिकेशन में आता है। तो उस को आइडेंटिफाई करने के लिए ये डिफरेंट मेजर्स हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा, ऑब्जेक्टिव मेथड में हम क्या करते हैं, इसमें हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, हम लोग मतलब फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस पर बात करते हैं। जिसमें हमारे पास फर्स्ट टाइप है बायोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव मेथड। इसमें हेयर, नेल्स, बोन्स को एग्जामिन किया जाता है, डीएनए स्टडीज़ की जाती हैं, और पूरे एपिडर्मिस अंडर द नेल्स ऑफ अफेक्टेड पर्सन कैन बी टेस्टेड एज अ क्लू फॉर आइडेंटिटी। उसके बाद है नॉन बायोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव स्टडिंग मेथड। उसमें क्लोथ्स, बिलोंगिंग, स्टाइल ऑफ ड्रेस, नेम टैग, हर चीज़ को एग्जामिन किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर पर्सन को गार्डन में किल किया गया तो ग्रास और सीड्स जो हैं उस गार्डन के, ग्राउंड के, उनको भी एग्जामिन किया जाएगा। वो उसके क्लोथ्स में जो स्टक हो चुके होंगे, लाइक अगर आपको उसके क्लोथ से कोई ग्रास और सीड का मिला है तो आप उसको भी स्टक जो है वो एग्जामिन करोगे, जिस उससे आपको पता चलेगा ये बॉडी कहाँ से आई है, ठीक है। तो वो भी आपको हेल्प कर सकता है आइडेंटिफिकेशन में, ठीक है। ये 3 मेथड्स थे। उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेस, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद है अगेन ये भी रेस ही है, रिलीजन की डिफरेंट इनके हैं, बट दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। लिविंग और डेड में जेंडर डिटर्मिनेशन कैसे होती है, दिस इज़ ऑल्सो नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है। ये असल में दिया हुआ है आपका अनदर मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन विच इज़ न्यूक्लियर सेक्सिंग। इसके अंदर इन दिस मेथड ऑफ सेक्सिंग सेल्स हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर। अच्छा, इसमें डिफरेंट ऐसे सिचुएशन हो जाती हैं जिसमें जेंडर भी आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, जैसे अननोन बॉडीज़ हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हैं, एडवांस प्यूट्रिफाइड बॉडीज़ हैं, क्रश एक्सीडेंट है, तो उसमें हम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं। डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस इन न्यूक्लियर क्रोमेटिन पैटर्न ऑफ मेल एंड फीमेल्स। अब इसमें ये तीनों इंपॉर्टेंट है, बार बॉडीज़, डिविंसन बॉडीज़ और सेक्स क्रोमेटिन पैटर्न, हम ये तीनों चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बार बॉडीज़ क्या होती है। 1955 में मिस्टर बार ने 6 स्पेसिफिक न्यूक्लियर बॉडीज़ डिस्कवर की, बकल म्यूकोजा के, स्किन के, कार्टिलेज के, सुप्रारीनल कॉर्टेक्स की, एक्सेट्रा। इन सारी जगह के सेल्स लेकर उसने देखा कि एक स्पेसिफिक न्यूक्लियर बॉडी प्रेजेंट है इन सारे सेल्स के अंदर, ठीक है, और वो जेंडर स्पेसिफिक है, यानी किसी एक जेंडर में प्रेजेंट है। दीज आर द माइन्यूट कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियर क्रोमेटिन, नॉड्यूल्स ऑफ क्रोमेटिन अटैच टू इनर सर्फेस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये कुछ इस तरह की होती है, यहाँ पर शायद इनकी डायग्राम ना मिले, बट इफ़ दिस इज़ द सेल और ये आपका न्यूक्लियस है, तो ये आपके न्यूक्लियस के इनर साइड पर कुछ इस तरह से इधर ही पास करके पड़े होती हैं, कंडेंस्ड क्रोमेटिन होता है, ठीक है। सिग्नेट रिंग की तरह की इनकी शेप होती है। दिस कैन बी मेड आउट अप टू 2 to 3 वीक्स आफ्टर डेथ, आपको ये मिल जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द इन्वायरमेंट इन विच टिश्यूज डिकम्पोज। फीमेल्स 40% और मोर आर पॉजिटिव, यानी शो बार बॉडी, एंड मेल्स आर नेगेटिव, यानी आपकी जो फीमेल बॉडी है उसमें 40% तक फीमेल्स के अंदर ये वाली बार बॉडीज पाई जाती हैं। दिस इज़ अ फीमेल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फीमेल्स, ठीक है। मेल्स के अंदर ये नहीं होती, और फीमेल्स के अंदर क्यों होती है, क्योंकि फीमेल्स के अंदर बेसिकली चूँकि 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, उनमें से जो एक एक्स क्रोमोसोम होता है ना, इट इज़ ऑलवेज इनएक्टिव। तो जो एक एक्टिव होता है, तो जो इनएक्टिव होता है ना, वो बेसिकली कंडेंस होकर क्रोमेटिन में बार बॉडी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इस वजह से ये फीमेल्स में होती हैं और मेल्स में नहीं होती। उसके बाद है जी डेविडसन बॉडी। इन 1954 मिस्टर डेविडसन स्मिथ डिस्कवर्ड दिस ड्रम स्टिक। अब ये ड्रम स्टिक लाइक होती है,
ठीक है। इट इज़ अ थिन स्टॉक्ड और ड्रमस्टिक लाइक प्रोजेक्शन। ड्रमस्टिक यानी इसकी इस तरह की अपीयरेंस होती है। पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियस ऑफ फेमिनिन ट्रेट ऑफ WBCs, इसने WBCs के अंदर देखा था। इट इज़ प्रेजेंट इन फीमेल्स एंड एब्सेंट इन मेल्स। ठीक है, और इसका भी वही सेम है कि ये मेल्स में प्रेजेंट नहीं होती है, फीमेल्स में होती है। उसके बाद है सेक्स क्रोमेटिन। अगर आप देख लें तो इसमें आपको क्रोमोसोम काउंट करना पड़ता है, कैरियोटाइपिंग करनी पड़ती है, और आप देखते हो कि इसमें XX क्रोमोसोम था या XY था। XX फीमेल में होता है और XY मेल्स में होता है। ठीक है, सो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, उसके बाद ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हैं। यस, टीथ की इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे दो तरह के टीथ होते हैं, प्राइमरी टीथ होते हैं, टेम्पररी भी कहते हैं, डेसीडियस भी कहते हैं, मिल्क टीथ भी कहते हैं, और एक होते हैं परमानेंट टीथ। इनके नंबर, कितनी एज में अपीयर होते हैं और कब ख़त्म होते हैं, ठीक है, ये सारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 इंसाइजर, 2 के 9 और 4 मोलर होते हैं हर जॉ में, अपर लोअर राइट लेफ्ट सारे जॉज में यही पैटर्न होता है। परमानेंट टीथ कितने होते हैं उन्होंने सारा कुछ बताया हुआ है। अपर जॉ में ये पैटर्न होता है, ठीक है, और लोअर जॉ में ये होता है विद इंसाइजर्स के 9 प्री मोलर्स और मोलर्स, सारा कुछ उन्होंने मेंशन किया। इसको भी आपने याद करना है। ठीक है, ये भी MCQ में आता है। फिर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब टेम्पररी टीथ स्मॉल होते हैं, नैरो होते हैं, डेलिकेट होते हैं, लाइट होते हैं। ये बिग, ब्रॉड और हैवी होते हैं। ये क्राउन वाइट होते हैं, ये आइवरी वाइट होते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अच्छा, जंक्शन ऑफ क्राउन विद द फैंग ऑफन मार्क्स विद रिज, नॉट सो मार्क बाय अ रिज। ये मैंने ना असल में डिटेल में ये मैंने आपको करवाया है प्रैक्टिकल पोर्शन के अंदर। ठीक है, तो ज़्यादा चांसेस भी ये हैं कि प्रैक्टिकल पोर्शन में आए, बट ये ना MCQs में भी आ सकता है, तो आपने वहाँ से देख लेना है। मैंने विद पिक्चर ऑफ टीथ आपको सारा कुछ समझाया है, तो उसके अंदर से आप देख लीजिएगा। यहाँ पर चूँकि पिक्चर रिक्वायर्ड है और यहाँ पर बुक में पिक्चर बनी नहीं हुई, सो दैट्स वाई मैं इसको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रही। ठीक है, और इसके ज़रिए से हम एज कैसे डिटर्मिन करते हैं कि अगर आपके पास कोई डेड बॉडी आई है और उसके मिल्क टीथ हैं, ये वाली सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो आपको पता चलेगा उसकी एज बिटवीन 6 मंथ्स टू 2.5 ईयर्स है। अगर उसके परमानेंट टीथ हैं और ये वाली सारी कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो आपको पता चलेगा उसकी एज ग्रेटर दैन 2.5 है, और आपके पास जो है वो 7 तक, 8 तक, 9 तक, वो आप उससे अंदाज़ा लगा लेते हैं। ठीक है, और ये इन सारे एजेस की टीथ्स की एज लिखी हुई है, इरप्शन टाइम और कैल्सिफिकेशन। ये इतना ज़्यादा अब ये आपको डाटा आगे मिलेगा कि ये क्रैम करना मुश्किल है, तो इसको मैं यही कहूँगी कि अगर इसका आएगा भी ना, तो 1 या 2 MCQ ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं, तो इस पर आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। अच्छा जी, क्रॉगमैन चेंजेस क्या होते हैं? चेंजेस, ये भी एक टर्म है, इसको भी रिमेंबर। Changes occurring in bones in relation to increasing age are described by Krogman, which is a scientist, और उसने इसको Krogman changes कहा, और इसकी 7 stages होती हैं। स्टेज 1, फिर जिसमें प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर्स अपीयर होते हैं। स्टेज 2 जिसमें सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर्स अपीयर होते हैं। जितना मैं बता रही हूँ बस इतना याद रख लें। स्टेज 3 जिसमें कुछ मजीद सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर्स अपीयर होते हैं। ठीक है, कुछ यूनियन स्टार्ट हो जाती है एपिफिसिस और डायाफिसिस की। ठीक है, उसके बाद स्टेज 4 के अंदर एनर्जेटिक फेज होता है, जिसमें सारे एपिफिसिस यूनाइट कर जाते हैं एट एल्बो एक्सेप्ट मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल। ठीक है, स्टेज 5 है, इसके अंदर आपके डिफरेंट सूचर्स की क्लोजिंग होती है। ठीक है, स्टेज 6 के अंदर डीजनरेटिव चेंजेस होते हैं बोन के अंदर, और स्टेज 7 के अंदर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बस वो आपको शुरू वाला पता है, इट्स इनफ। ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ एज बाय बोन्स इज गुड बिटवीन 18 to 25 ईयर्स, एंड फीमर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बोन फॉर हाइट एंड वेट। ये MCQ आ सकता है कि हाइट और वेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बोन कौन सी है, तो दैट्स फीमर। ओके, ये भी आप स्किप कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट बिकॉज ये सारी वो क्रैमिंग वाली बातें हैं, तो इस पर आई वुड नॉट से कि डोंट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, अच्छा, ये डिफरेंस है किडनैपिंग और एब्डक्शन में। क्या फ़र्क होता है? किडनैपिंग होता है इट इज़ कमिटेड ओनली इन रिस्पेक्ट टू अ माइनर दैट इज़ मेल बिलो 14 ईयर एंड फीमेल बिलो 16 ईयर। जब उनको आप कमिट करते हो, उनको पकड़ते हो, तो उसको किडनैपिंग कहेंगे। ठीक है, और अगर आप इससे बड़ी एज के या किसी भी पर्सन की एज को पकड़ते हो, तो उसको एब्डक्शन कहते हैं। ठीक है, ये पर्टिकुलरली स्पेसिफिक टर्म है फॉर अंडर 14 एंड 16 फॉर फीमेल। ठीक है, पनिशमेंट इनकी डिफरेंट है। ठीक है, और इंटेंट ऑफ ऑफेंडर इज इररेलेवेंट, और यहाँ पर इंटेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद जी इस चैप्टर में से फिंगरप्रिंट्स की टाइप्स, ये भी इनके नेम्स पता होने चाहिए। सबसे कॉमन कौन सा है? ठीक है, फिंगरप्रिंट्स में ना आर्च होता है, लूप होता है, वर्ल्ड होता है, कंपोजिट होता है। ये मैंने विद पिक्चर्स बड़ी डिटेल के अंदर प्रैक्टिकल पोर्शन के अंदर ब्लॉक 7 के समझाया हुआ है, वहाँ से वीडियो देखें, क्योंकि ये प्रैक्टिकल पोर्शन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए सिर्फ इसके नेम्स आर्च, लूप, वर्ल्ड और कंपोजिट, और विद इट्स द परसेंटेज के सबसे कॉमन आपको पता चले लूप है। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड है, फिर आर्च है, और फिर कंपोजिट है। बस ये पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिंगरप्रिंट इंप्रेशन, ये सारा भी प्रैक्टिकल पोर्शन का ये मैंने वहाँ पर कराया हुआ है। एंड दिस इज द जो मैंने अभी आपको फिंगरप्रिंट्स का क्लासिफिकेशन बताई है, दिस इज गैल्टन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ऑल राइट, उसके बाद है जी एनीथिंग पर्टिकुलर,
यस, आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। कुछ लोगों की बॉडी पे टैटू मार्क्स होते हैं, सॉरी कुछ पे स्कार मार्क्स होते हैं, ठीक है। स्कार जो होता है इट इज़ अ सिसैट्रिशियल मार्क रिजल्टिंग फ्रॉम हीलिंग ऑफ एन इंजरी, तो आपको उसको ट्रेस कर सकते हैं इंजरी को, ठीक है। दिस इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। ये टेबल्स अगेन दे टुक अ लॉट ऑफ टाइम एंड स्टिल आप जो हैं वो इतने अच्छे याद नहीं होंगे क्योंकि ये सारे क्रैमिंग वाले हैं। दैट्स ऑल अबाउट द फोरेंसिक आइडेंटिटी। इसमें कॉर्पस डिलिक्टा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो जो मेथड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, थर्ड पार्टी, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, वो इंपॉर्टेंट है। टीथ वाला इंपॉर्टेंट है पोर्शन, ठीक है, वो पूछा जाता है। उसके अलावा इसके अंदर एज कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है जो हमने किया, ठीक है। एब्डक्शन और किडनैपिंग का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा हाँ, बार बॉडी और डेविडसन बॉडी पूछा जाता है, वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और उसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट येस दैट्स इट, यही इसमें। और कंप्लीट और ये इनकम्प्लीट आइडेंटिटी की जो शुरू में डेफिनेशन है ना, ये भी पूछी जाती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इतना ही था ये और इसमें आपने इतना ही करना है, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह।